प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 14 यानी कि सांख्यिकी शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय का मैंने इंट्रो या इंट्रोडक्शन नहीं बनाया है क्योंकि ये इस अध्याय में उपयोग होने वाले सभी सूत्र जो हैं वो बहुत ही सिंपल है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आराम से आप कर लेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी इंट्रो की टेंशन ना लीजिए, हम लोग साथ साथ में इसको कवर करेंगे और क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा जाएगा उसका हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे और उसी पे उसको सॉल्व कर देंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको करेंगे, बस आपको क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है और एक एक करके इनको सॉल्व करते जाना है। तो चलिए हम प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 1 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें हमें क्या ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। यानी कि विद्यार्थियों ने पर्यावरण संचेतना अभियान में एक सर्वेक्षण किया और उन्होंने उस सर्वेक्षण में जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो सर्वेक्षण कैसे किया उन्होंने? घरों में जाकर। कितने घरों में गए वो लोग? 20 घरों में गए। कौन? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी 20 घरों में पहुंचे और उन्होंने क्या किया? पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए और उन्होंने आंकड़ों को यहाँ पे लिखा है। ये देखिए आप, ये मैंने आंकड़े लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रति पर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है। अब आपको नोटिस करना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है माध्य। पौधों की संख्या दी गई है 0 से 2 एक ही घर में है, 2 से 4 ऐसे 2 घर हैं जिनमें 2 से 4 पौधे लगे हुए हैं। ऐसा एक ही घर है जिसमें 4 से 6 पौधे लगे हुए हैं और ऐसे 5 घर हैं जिसमें 6 से 8 पौधे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये आंकड़े उन विद्यार्थियों ने एकत्रित किए हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो आप उसकी कोई भी टेंशन ना लीजिए। आपको ये तालिका दी जाएगी, बस इस तालिका को देखते ही आप माध्य ज्ञात कर देंगे। आपको क्वेश्चन में केवल इतना देखना है कि ज्ञात क्या करना है और तालिका आपको दी हुई है, ये सारणी जो दी हुई है, इससे आपको आराम से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये तालिका ये बनी है इस टाइप से, तो हम लोग बना लेंगे इसको। ये बनी है क्षैतिज, आप देख सकते हैं, और हम इसको ऊर्ध्वाधर बना लेंगे। आइए बनाते हैं। तो तालिका बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। माध्य दो तरीके से निकाला जाता है। जैसे कोई संख्या दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे ये आंकड़े दिए गए हैं और आपसे कहा है इसका माध्य निकालिए। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य का मतलब होता क्या है? औसत। तो इसका मतलब है सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए, 2 + 4 + 6। देखिए माध्य किस तरीके से निकाला जाता है। सभी आंकड़ों को जोड़ दिया और बटे जितने आंकड़े हैं गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में 5 से डिवाइड कर दिया। तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30, और बटे में कितना है? 5, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 छक्का 30। ये देखिए माध्य कितना आ गया? 6। तो अगर सिंपल आंकड़े दिए गए हों तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें इस तरीके के आंकड़े नहीं दिए गए हैं तब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है x डैश, ये माध्य से दर्शाते हैं। x डैश जो है ये किसके लिए है? सिंबल माध्य के लिए है। तो माध्य x डैश बराबर होगा सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इस x का जो मतलब है वो है मध्य बिंदु। तो ये सब चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है, और f का मतलब होता है बारंबारता। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा माध्य का? इसमें क्यों नहीं लगा ये? इसमें इसलिए नहीं लगा ये वाला क्योंकि जब हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है इस तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कहलाता है वर्ग अंतराल। 0 से 2, 2 से 4। तो इस तरीके से अगर हमें इतने बस आंकड़े दिए गए होते, जैसे 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, तो हम डायरेक्ट माध्य निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे दिया गया है वर्ग अंतराल साथ में। 0 से 2 ये डैश वाला जो है वो कहलाता है वर्ग अंतराल और नीचे वाले कहलाते हैं आंकड़े। तो पौधों की संख्या जो है ये जो सामने लिखी है 0 से 2, 2 से 4,
ये वर्ग अंतराल यहाँ पे है और ये घरों की संख्या है। नीचे वाले जो आंकड़े दिए गए हैं इसे हम f से दर्शा देते हैं, तो ये जो है बारंबारता कहलाती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें तालिका कैसे, जब इस तरीके का हमें कुछ फिगर दिया गया हो और हमें माध्य ज्ञात करना हो, तो दो तो ये है, दो तालिका या दो स्तंभ तो ये बने हुए हैं और दो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए बनाना पड़ता है, तो टोटल 4 स्तंभ हमें बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 स्तंभ बना लिए हैं, 1 2 3 4। ये जो 2 स्तंभ आपको दिख रहे हैं ये तो क्वेश्चन में भी दिए गए हैं 2 स्तंभ, तो ये यहाँ पे तो वो क्वेश्चन के आंकड़े सभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और 2 स्तंभ ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें उनका कैलकुलेशन होगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा। इसलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या क्या हमें दिया गया है। जैसे अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पौधों की संख्या, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं पौधों की संख्या। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है नीचे घरों की संख्या, तो हमने यहाँ पे लिख लिया घरों की संख्या। और सेकंड वाले को f से दर्शाते हैं क्योंकि ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम यहाँ पे f नाम दे देंगे। अब पौधों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है 0 से 2, फिर लिखा है 2 से 4, आप बुक में देख सकते हैं अपने। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ 0 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से है 10, फिर है 10 से 12 यहाँ पे, और फिर है 12 से 14। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आगे लिखेंगे घरों की संख्या। तो क्वेश्चन में हमें घरों की संख्या जो दी गई है आप बुक में अपने देख लीजिए, 1, इसके सामने फिर लिखना है 2, फिर दिया गया है 1, फिर 6 से 8 में दिया गया है 5, फिर 8 से 10 में दिया गया है 6, और फिर 10 से 12 में दिया गया है 2, और इसके बाद 12 से 14 में दिया गया है 3। तो यहाँ पे हमने ये सब लिख लिया। अब हम इसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन क्षैतिज लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइंस खींच ली। अब आपको भी एग्ज़ाम में ऐसी लाइन खींचना है, उससे क्या होता है सभी आंकड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं कि इसके ये हैं और इसके ये हैं। अब हमें मध्य बिंदु x निकालना होगा। माध्य निकालने की ये प्रोसेस है, आपको एक एक बात ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु x, मध्य बिंदु, तो हम यहाँ पे इसे मध्य बिंदु लिख लेंगे। अब इन दोनों को जोड़कर मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भी मध्य बिंदु लिखना है, यहाँ पे हर जगह इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए। तो यदि हम जोड़ें तो रफ में देखिए 0 + 2, इन दोनों को जोड़ दिया। दोनों वर्ग अंतराल जो है, ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको जोड़ दीजिए 0 + 2 और बटे कर दीजिए 2। तो 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो 2/2 बराबर कितना आया 1। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मध्य बिंदु कितना है 1 है। यहाँ पे लिख दीजिए 1। इसके बाद 2 और 4 को जोड़िए, 2 + 4 बटे और इसका आधा कर दीजिए। ये देखिए इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करना यानी बटे में 2 करना। तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6/2, 2 तिया 6। तो यहाँ पे कितना आएगा 3। अब इस पैटर्न को समझ लीजिए। यहाँ पे 0 में 1 बढ़ाया तो मध्य बिंदु आया, 2 में भी 1 बढ़ाया तो मध्य बिंदु आया। देखिए यहाँ से 0 के बाद क्या आता है 1, 2 के बाद क्या आता है 3, इसलिए 4 के बाद क्या आता है 5। तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट लिखिए। 6 के बाद कितना आता है 7, 8 के बाद कितना आता है 9, और 10 के बाद कितना आता है 11, और 12 के बाद कितना आता है 13।
तो आपको अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए। बस पैटर्न को समझ लीजिए कि 0 और 2 से कितना आया था 1, 2 और 4 से कितना आया था 3। इसका मतलब 0 में 1 बढ़ाते हैं तो 1 बनता है, और 2 में 1 बढ़ाते हैं तो 3 बनता है। तो 4 में भी 1 बढ़ाइए तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से जल्दबाजी हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में समय भी नहीं लगेगा। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों का गुणा होता है f इंटू एक्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफ एक्स। तो ये आखिरी वाला स्तंभ है, इसको भर लेते हैं। एफ एक्स यानी f का x में गुणा करेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, और ये क्रमानुसार चलता जाएगा। तो 1 का गुणा 1 में किया तो 1 एकम 1 आया, और 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 7 पौने 35 हो गया, और 9 छः 54 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, और 13 तिया 39 हो गया। तो इस तरीके से आप जोड़ देंगे। अब नीचे योग करने के लिए आप एक स्तंभ और बना लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जब ये वाला स्तंभ का योग होगा एफ एक्स का, तो योग के लिए बोलते हैं सिग्मा। ये योग हो गया, और किसका योग है ये, तो आंसर है एफ एक्स का योग है, इसलिए यहाँ पे आपको लिख देना है एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, और इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक सब अंकों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। अब जोड़ना तो आप सभी जानते हैं, और जोड़ने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए इन सभी आंकड़ों को एक एक करके जोड़ लेते हैं। तो ये आ रहा है 162, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 162। अब इसके बाद माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स तो है अपने पास, लेकिन सिग्मा एफ तो नहीं है अभी। तो सिग्मा एफ कैसे आएगा, जब एफ का सिग्मा करोगे यानी एफ का टोटल करोगे, तो एफ ये है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ लिखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा एक्स नहीं करना है, सिग्मा एक्स नहीं होगा, मध्य बिंदु का सिग्मा कभी नहीं होता, सिग्मा एफ एक्स होगा या सिग्मा एफ होगा। तो यहाँ पे सिग्मा एफ करेंगे, तो इन सब को जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में भी लिखा है कि 20 विद्यार्थी हैं, 20 घर हैं, तो यहाँ पर घरों की संख्या 20 ही है, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे तो 20 ही आपको मिलेगा। तो ये देखिए इन सभी को जोड़ने से हमें मिलता है 20, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 20। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों के मान है, बस डिवाइड करना है और आसानी से ये हल हो जाएगा। तो चलिए हम माध्य निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आंकड़ों का माध्य एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। सिग्मा एफ एक्स है 162, तो हमने यहाँ पे लिखा 162 बटे सिग्मा एफ है 20, तो हमने ये लिख दिया 20। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 0 ज्यों का त्यों, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो आंसर आएगा 81 बटे 10, और बटे में एक शून्य है इसलिए एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यह आएगा 8.1, और यही अभीष्ट माध्य होगा। तो इस तरीके से प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है, और इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो आप इसको एक एक बार अपने कॉपी में करके भी देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर बेस हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसी प्रकार के सभी वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से देख सकते हैं, और कक्षा 10वीं NCERT जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप जाकर क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।